नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था कि नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए हम काम शुरू कर देंगे। पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और कमेटी का गठन हुआ। 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। आज कमेटी ने एक्ट बनाकर हमें दे दिया है। जल्द ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे, कैबिनेट में चर्चा करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि जल्द इसे लागू किया जाए। देखिए 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था। क्रियान्वयन कमेटी शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। चूंकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। सर, क्योंकि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है, तो क्या उससे पहले यूसीसी लागू हो सकता है उत्तराखंड में? अभी हम मंत्रिमंडल की बैठक करने वाले हैं और मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद उस पर हम आगे बढ़ेंगे। सर, इसके रूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं या कुछ और एड ऑन किया गया है? देखिए, चूंकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हो, ऐसे कई चीजें, लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं, वो सारे के सारे आप घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद। नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। राजधानी देहरादून स्थित परिवहन विभाग में गढ़वाल संभागायुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में आरटीए की बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा, जिलाधिकारी सविन बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए गढ़वाल संभागायुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में 6-7 बिंदुओं पर चर्चा की गई है और आगे क्या कुछ कहा, देखिए। लास्ट बैठक दिसंबर में पिछले वर्ष हुई थी और बीच में लोकसभा के चुनाव और आचार संहिता और अन्य कारणों से ये बैठक नहीं हो पाई थी। तो एक तो आरटीओ साहब को मैंने ये डायरेक्शन दिया है कि इसकी एक नियमित रूप से इसकी बैठक होनी चाहिए। आज की बैठक में कुल मिलाकर 6-7 महत्वपूर्ण एजेंडे थे और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा था और जिसकी आवश्यकता इस पूरे शहर को भी है कि पर्यावरण की शुद्धता, उसमें हमारे जो विक्रम हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई थी कि उसको वो सीएनजी में कन्वर्ट करें और उसमें जो भी खर्च आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो उसके लिए सहमति बन गई है और इन लोगों ने आश्वस्त किया है, जो भी ऑपरेटर्स हैं, कि इसको हम यथाशीघ्र चेंज कर लेंगे। इसमें इनको ये लिबर्टी दी गई है कि उनको रूट ऑप्शनल होगा, वो जो रूट लेना चाहेंगे, जिस रूट पर चलना चाहेंगे, और उनको परमिट हम देंगे। इसका लाभ ये होगा कि एक तो जो हमारी पर्यावरण की जो समस्या हो रही है, जो धुएं होते हैं और एक वातावरण खराब होता है, उससे भी हमको निजात मिलेगी। इस दिशा में आज आरटीए का एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है और उस पर उनकी सहमति भी है।
इसके अतिरिक्त कुछ विषय थे जो स्टेट अथॉरिटी है और उन्होंने एक 3 या 4 दिन पहले एक पत्र जारी किया था जिसमें हमारे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को परमिट्स के बारे में एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर कर दिया था। तो कदाचित वह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज भी हुआ है, उस आदेश की प्रति मिल गई है। उसके लाइट में हम लोग उसका विधिक परीक्षण करके एक निर्णय करेंगे। कुछ हम लोगों के रूट्स जो पहले से निर्धारित थे, कुछ में एक्सटेंशन की बात हुई है, उसको भी परमिट किया गया है। साथ ही साथ मुख्य रूप से जो सुद्धोवाला तक के जो हमारे विक्रम थे, वहाँ जो अब टाटा मैजिक जा रही है, वहाँ तक परमिट करने के लिए भी निर्णय किया गया है। लेकिन वो कंडीशनल है कि वहाँ की देखना पड़ेगा कि पार्किंग की सुविधा पूरी है कि नहीं। तो एसपी ट्रैफिक, ARTO और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये जाके निरीक्षण करेंगे। और DM साहब से और SSP साहब से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं ये परिस्थितियाँ ठीक हैं, वहाँ पर परमिट किया जा सकता है, तो उसको भी हम लोग परमिट कर देंगे। साथ ही साथ बसेस के स्टैंड के लिए भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया है कि एक पार्किंग के लिए तो आप बहुत अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं, तो मैंने कहा कि बसों की जहाँ पर रुकती हैं वहाँ पर एक स्थान अच्छा होना चाहिए, शेल्टर हो, प्रॉपर स्थान हो जहाँ पर यात्री बैठ के प्रतीक्षा भी कर सकें। तो उसको आइडेंटिफाई करके उस दिशा में अगर आगे बढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त एक हमारा रूट है दूधली का, वहाँ पर ये समस्या बताई जा रही है कि वहाँ देखिए ऐसा है, देहरादून से मसूरी और मसूरी के अंदर पर्यटकों की सुविधा के लिए ये प्रशासन ये विचार कर रहा है कि मसूरी के पार्किंग से अन्य स्थानों के लिए शटल सेवा चलाई जाए, जिससे कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ या पर्यटकों की गाड़ियाँ हैं वो मसूरी के अंदर ना जाएं, जिससे ट्रैफिक जैम की समस्या उत्पन्न हो। उसके लिए RTA ने विचार किया है और जब तक उनका रूट पास नहीं होता है तब तक टेम्परेरी परमिट के माध्यम से जो नगर पालिका मसूरी है उनके माध्यम से 2 बसों को शटल की तरह चलाने पर विचार किया गया है। सीएम के निर्देश पर और दीपावली को मद्देनजर रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट है, जिसको लेकर जसपुर में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों और खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ वाहनों ने, आपको बता दें, कुछ वाहनों के लाइसेंस भी रिन्यूअल नहीं हुए थे। कुछ खाद्य पदार्थ की दुकानों पर गंदगी के अंबार मिले, जिनको लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकानदार को जमकर लताड़ लगाई। और साथ साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर जो गाड़ियों की चेकिंग की और उसके बाद उन्होंने जसपुर में प्रतिष्ठान है जो मिठाई, मावा, दुग्ध पदार्थ बेच रहे हैं, उनका सघन चेकिंग की। चेकिंग में के दौरान हमने कुछ संदिग्ध खाद्य पदार्थ में उनके नमूने भी हमने संग्रह किए। लगभग अभी तक हमने जो है 7 नमूने संग्रह किए। उनको सबको नोटिस दे रहे हैं, अपना लाइसेंस बनाना है, नहीं तो लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो उनको जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी। अभी हम चेकिंग करेंगे, अभी हम यहाँ से कर रहे हैं तो मावावट्टी पर भी हम चेकिंग करेंगे, वहाँ पर किस तरह का मावा बन रहा है। अभी हम जो है चेकिंग करेंगे। अभी हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में जो दुकान है कहाँ से वो माल ला रहे हैं और उनका लाइसेंस वगैरह है नहीं, ये चेक किया जा रहा है। ये पूरे दिवाली के हद तक तो रहेगा, उसके आगे भी हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को औद्योगिक उन्नति की राह पर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा किए गए विकासपूर्ण कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा सभी रेस्टोरेंटों, ढाबों के संचालक और कर्मचारियों द्वारा अपने गले में आई कार्ड, मास्क और टोपी लगाने के आदेश व उसका उल्लंघन करने पर 1 लाख तक का जुर्माना लगाने के आदेश के बाद कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में ऐसे मामलों से लोगों का भरोसा टूटा है और यह बहुत गंभीर प्रकरण है। इसकी जांच होनी चाहिए और शासन प्रशासन को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। साथ ही धामी सरकार को यह भी समझना होगा कि UCC लाने वाले, धर्मांतरण कानून लाने वाले धामी हैं, जिसका श्रेय धामी सरकार और खुद लेंगे।
तो प्रदेश में लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद का श्रेय भी धामी सरकार को ही लेना होगा। प्रदेश में बन रहे सांप्रदायिक माहौल की जिम्मेदारी भी धामी सरकार को ही लेनी होगी। कांग्रेस के मुताबिक प्रदेश में 3-4 दिन से थूक जिहाद के अलावा प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन को कोई और काम प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। गरिमा महारा ने कहा कि जिस तरह भाजपा के कुछ नेताओं के ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों से पूरी भाजपा के नेता बलात्कारी नहीं हो जाते, वैसे ही 2-4 लोगों द्वारा किसी प्रकरण में दोषी पाए जाने से पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। थूक जिहाद को लेकर भाजपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बहुत अच्छी बात है, भरोसा टूटा है लोगों का, गंभीर प्रकरण है। इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए, इसकी तह तक शासन प्रशासन को जाना चाहिए, लेकिन बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। ये भी धामी जी को समझना होगा कि यूसीसी लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हो, धर्मांतरण कानून लाने वाले पहले मुख्यमंत्री हो, तो ये किसके खाते में जाएगा? थूक जिहाद और लव जिहाद लाने वाले भी पहले मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाने जाएंगे, तो ये भी तो अपने खाते पर लेना पड़ेगा उनको। और जो पहली बार प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बन रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? एक लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो पर्यटन प्रधान प्रदेश है हम लोग, और पर्यटन प्रधान प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन भी है, साहसिक पर्यटन भी है, मेडिसिनल पर्यटन भी है। कितनी बड़ी चोट पर्यटन को पहुंच रही है, क्या संदेश देश और दुनिया में उत्तराखंड का जा रहा है। 3-4 दिन से लगभग आप देख लीजिए, थूक जिहाद, इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि कोई और काम ही नहीं है सरकार और शासन को। तो एक तरफा बातें नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ भाजपाइयों ने दुष्कर्म किए हैं नाबालिगों के संग, मुकेश बोरा हो गए, भगत बोरा हो गए, कमल रावत हो गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे भाजपाई दुष्कर्मी हैं। उसी तरह से 2-4 लोग अगर थूक जिहाद में पकड़े गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे थूक जिहाद में ही शामिल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है महिमा मंडन हो रहा है उस पूरे प्रकरण का, और तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नाम से विख्यात पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस के स्वराज आश्रम में कांग्रेसी नेताओं ने पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि विकास पुरुष पंडित एनडी तिवारी जी की जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन यानी 18 अक्टूबर को आती है। उन्होंने कहा कि पंडित नरेंद्र तिवारी ने पूरे देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। वह न सिर्फ केंद्र में लगभग सभी विभागों के मंत्री रहे, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड को विकास की नई गाथा लिखने में अपना अमृत, आपको बता दें कि अमूल्य योगदान दिया है। यही नहीं, कांग्रेस को स्थापित करने से लेकर समाज में विभिन्न माध्यमों से अपना योगदान देने के लिए आज भी उन्हें याद किया जाता है। बुनियादी रूप से कांग्रेस को स्थापित करने का काम किया और उत्तराखंड के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तराखंड का गौरव बनाने का काम किया है। और आज हम सब लोग उन्हें याद करके उनके मूल्यों पर चलने का, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेते हैं। और जिस तरह से उत्तराखंड जब बना तो जो एक नया विकास का आयाम माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने दिए, विकास पुरुष के नाम से आप प्रसिद्ध थे। आज हम जब देखते हैं कि मौजूदा सरकारें या मौजूदा कोई भी उसके बाद रहा तो वो गति आगे नहीं बढ़ी, तो आज हम संकल्प लेते हैं कि सरकारों को भी सदमति मिले और वो नारायण दत्त तिवारी जी के जो अधूरे पड़े कार्य हैं, जो उनके नीतियां थी, उसके अनुसार चले। देखिए, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी जो विकास पुरुष के नाम से भी जाने थे और हिमालय पुत्र के नाम से भी जाने जाते थे। तिवारी जी की जो विकास परक सोच थी, जिसका लाभ उत्तराखंड को मिला, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिला, और भारत सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों के तहत, विभिन्न मंत्रालयों के तहत उन्होंने जो विकास पूरे समूचे भारत में किए, तो आज उत्तराखंड जो विकास उन्होंने किए, जो उससे रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस पर आज निर्भर करता है। जितनी भी तनख्वाहें जाती हैं, जो भी राजस्व प्राप्त होता है, जो तिवारी जी नींव रख के गए इस उत्तराखंड की, और ऐसे महान पुरुष को आज हम श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और हम उत्तराखंड में मदरसों, आपको बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में जल्द ही संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। इसे राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून के मुताबिक इस योजना पर लंबे समय से काम चल रहा है। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मदरसा जाने वाले बच्चों को
मिनिस्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना बनाई गई है। बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से मदरसों में लागू होने से इस साल बहुत अच्छे नतीजे सामने आए हैं। 96% से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। इससे पता चलता है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं डॉक्टर NS गुंजियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अस्पताल में सभी, आपको बता दें कि बेड फुल थे। सिजेरियन ऑपरेशन चल रहा था। अस्पताल में हो रहे काम और साफ सफाई को देखकर निदेशक गुंजियाल ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत एवं सभी स्टाफ को शाबाशी भी दी है। वहीं जनता ने, आपको बता दें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी का भी मुद्दा उठाया तथा चिकित्सा अधीक्षक ने भी स्टाफ की मांग की है। निदेशक ने जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वह शासन से अस्पताल को अपग्रेड कर 50 बेड करने की जनता मांग कर रही है। व्यवस्था सुधारने के लिए स्टाफ का पोजीशन देख रहा हूँ मैं, तो स्टाफ के यहाँ कमी है काफ़ी। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट की है, ठीक, और कुछ लोग जैसे यहाँ है भी, जैसे वार्ड बॉय वगैरह, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। इस तरह की परेशानियाँ इनको देखना है। बाकी अभी अंदर और विजिट करना, मुझे अभी वार्ड वगैरह देखना कैसा है। फिलहाल और साहब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। वैसे कुछ चीज़ सुधारनी पड़ेगी और उसके लिए हम बताएंगे उनको। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। घंटे रहते हैं मरीज जी, 48 घंटे में रहेंगे तो ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ अलग से बजट आता है ना, तो सीएमओ की रहेंगे तो यहाँ से आप लोग नाम फॉरवर्ड करेंगे। नाम जाएगा, आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। सर देखा जा रहा है वैसे तो 40 घंटे का ऐसे रहना चाहिए। 48 घंटे में भी कुछ लोग थोड़ा पहले भी चले जाते हैं, तब भी कंसिडर कर लेते हैं उनको। क्यों बजट लेवल जैसे वहाँ पे आप जो भी पेशेंट है ना, लाभार्थी, वो यहाँ पे मिलते रहेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। यहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, उनके पास आधार कार्ड जो भी है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो हो जाएगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जल्दी मिल जाएगा। ये आगे लिखा पढ़ी करेंगे और जितना हम हमारी तरफ से बनता है। बाकी जो इसमें चिकित्सक भेजने हैं वो शासन से और प्रशासन हमारा आज का दे रहा है। हमारे DG ऑफिस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है सचिवालय और ऊपर जो हमारे मंत्री लेवल है, वहीं से ये नियुक्तियाँ हो रही है। सर नियुक्ति या ट्रांसफर जो हो रहा है वहीं से हो रहा है। बल्कि जैसा है कि कोई ऐसा अटैचमेंट भी न रहे। इसमें हम कोशिश करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, जो कमी होगी उसमें पूरी की जाएगी। एक्चुअली हम हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। यदि कहीं से अटैचमेंट करना होता तब भी हम कोशिश करते हैं अपने लेवल में। अब हम ऊपर लिखा पढ़ी करेंगे, जहाँ से होता है सचिवालय और हमारे निदेशालय से, महानिदेशालय से, तब जाके हम आगे बता पाएंगे कि कब तक आएंगे। निदेशक डॉक्टर NS गुंजियाल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आज औचक निरीक्षण था। जब वो आए तो मैं OT में था। उससे पहले काफ़ी अस्पताल देख चुके थे निदेशक साहब, और हमारी व्यवस्था और जो सुधार से काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। उन्होंने सबके सामने तारीफ भी की। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल की समस्याएं सुनवाई कि सर हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो पीडियाट्रिशियन, सर्जन, फिजिशियन, वार्ड बॉय, LT, उनकी कमी को दूर करने के लिए हमने उनके सामने गुजारिश की है। और उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इन समस्याओं को दूर करेंगे। महिलाओं को 48 घंटे के बाद, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी होती है, वो अगर 48 घंटे से ज़्यादा यहाँ रुकती हैं तो उनको 2000 रुपये या वही स्कीम के तहत जो सरकार ने कर रखी है एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि उनको 1000 या 1400 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा अभी काफ़ी दिन से थोड़ा बजट नहीं आया हुआ है। ये पूरे ज़िले की ही हमारी समस्या है। तो जैसे ही बजट आ जाएगा उनका सबका भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी JSY में हम बिल्कुल खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे के आपको बता दें कि इकू खेत में 11 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों का क्रमिक अनशन स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार स्यालदे दीवानगिरी गोस्वामी ने क्रमिक अनशन कर रहे ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि ग्रामीणों की मांग पर जल्द उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तराखंड जन कल्याण समिति अध्यक्ष सुनील टमटा ने कहा कि प्रशासन विभिन्न विभागों के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद धरना फिलहाल स्थगित किया गया है। आंदोलनकारियों साथियों की सहमति पर धरना स्थगित किया गया है। प्रशासन के साथ और तमाम विभागों के साथ संयुक्त वार्ता कर धरना प्रदर्शन को स्थगित किया गया है और कुछ शर्तों के साथ किया गया। तमाम आंदोलनकारी साथी उस वार्ता में थे और उनकी संयुक्त सहमति के आधार पर स्थगित किया गया है और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि अगर हमारी मांगें शीघ्र पूर्ण नहीं हुई तो हम पुनः अब की बार हमारा क्रमिक अनशन नहीं, अब आमरण अनशन होगा, क्योंकि 4 महीने का समय प्रशासन ने मांगा है और हमने उनको 5 महीने का समय दिया है। अगर 5 महीने में भी या जन मुद्दों पर, जन समस्याओं पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तत्काल प्रभाव से तो हम आमरण। विधायक राम सिंह कड़ा ने भीमताल में प्रेस वार्ता कर जमरानी बांध परियोजना के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। विधायक कड़ा ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना बनाने की मांग वर्षों से की जा रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री और सांसद ने परियोजना को स्वीकृति दी है। कहा परियोजना में प्रभावित परिवारों को प्रतिकार, पुनर्वास और पुनः स्थापना सहायता वितरण कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परियोजना से प्रभावित 1267 लोगों को 4 अरब 79 करोड़ 84 लाख 18 हजार की किस्त वितरित की जानी है, जिसके तहत मुख्यमंत्री के द्वारा 494 प्रभावितों को 1 अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार की धनराशि उनके खातों में डाल दी गई है। जिस काम की हम मतलब कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है कि जमरानी बांध का निर्माण लोगों के लिए सपने के बराबर था। कि कई लोग, विपक्ष के लोग कहते थे कि कब बांध बनेगा, कब लोगों को पुनर्वास होगा, कहाँ उनको ज़मीन मिलेगी, कहाँ उनके लिए आवाज़ बनेगा। लेकिन आज स्टेप बाई स्टेप माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, पुष्कर धामी जी ने सब व्यवस्थाएं पूरी कर दी हैं और जिनको पुनर्वास होना है उनके लिए सब व्यवस्था हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल जो लोग प्रभावित लोग थे उनके खातों में भी पैसे डाल दिए गए हैं और वहाँ पर जमरानी में बांध का काम प्रारंभ हो गया है और 3678 करोड़ का जो इसका जो हुआ है स्वीकृति मिली है और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ही के आशीर्वाद और प्रताप है और पुष्कर धामी जी का ही आशीर्वाद है कि इतनी बड़ी मात्रा में हमें पैसा मिला और जमरानी बांध की हमें स्वीकृति मिली है और पुनर्वास जिनका होना था उनके लिए भी पैसा। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं अब पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हुई हैं और पार्टी ने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आए नामों पर स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने विचार विमर्श कर लिया है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेज दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ मिलकर वर्चुअल बैठक के चलते केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा से दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के नाम को भेज दिया गया है। जल्द ही फाइनल प्रत्याशी का नाम फाइनल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। मुझे कांग्रेस से भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनके बाद में निर्णय कांग्रेस को करना है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी है उससे हमारे चुनाव प्रबंधन को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने कल ही जो जिले से जिन जिन लोगों ने दावेदारी की थी ऐसे सभी प्रत्याशियों के पैनल हमने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को कल वर्चुअल मीटिंग के बाद भेज दिए हैं। बहुत जल्दी केंद्र प्रत्याशी की विधिवत से घोषणा करेगा और नामांकन की तिथि निश्चित होगी। नामांकन में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी रहेंगे, हमारे प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में रहेंगे और भव्यतम नामांकन का कार्यक्रम ये केदारनाथ विधानसभा का
किया जाएगा। उसकी तिथि जैसी प्रत्याशी घोषित होते हैं उसके बाद हम कर देंगे, और उसके बाद प्रत्याशी आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला बनेगी। स्टार प्रचारकों की सूची भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग विधिवत रूप से घोषित कर देंगे, और चुनाव जिस रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को लड़ती है, प्रभावी ढंग से बूथ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उस चुनाव को हम जीतेंगे। कल मेरा भी केदारनाथ विधानसभा जो जाना हो रहा है, और अगस्तमुनि नगर, अगस्तमुनि ग्रामीण की मंडल की 2 बैठकें, और परसों 17 काल मंडल की 3 मंडल की बैठक करके मेरी वापसी होगी। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा हमारा तंत्र चल रहा है। 2 महीने पहले ही हमने जो अपनी चुनाव प्रबंधन की टोली घोषित कर दी थी, सबके कार्यक्रम लगे हैं। मुख्यमंत्री जी के भी कार्यक्रम उस क्षेत्र में हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी का जो संदेश था केदारनाथ की जनता के लिए कि जब तक वहाँ नया विधायक निर्वाचित नहीं होता है वो उस क्षेत्र के विधायक के रूप में काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ जितने काम, चाहे उसके लोकार्पण, शिलान्यास क्षेत्र में हुए हैं, अनेक घोषणाएं हुई हैं, शायद कोई विधायक 10 वर्ष में भी उस काम को धरातल पर नहीं उतार सकता था। मुख्यमंत्री उस क्षेत्र के विकास के लिए अपने पूरा खजाना खोला है, और उस क्षेत्र की जनता उत्साह से मतदान में भाग लेगी। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।